हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजीदास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत प्रबंधकीय लेखांकन की परिसीमाओं को जानेंगे। लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इन परिसीमाओं लिमिटेशंस को जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख बिंदु है पहला, वह है वित्तीय एवं लागत लेखों पर आधारित। तो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स, प्रबंधकीय लेखा विधि में प्रयोग होने वाली अधिकांश सूचनाएं वित्तीय लेखों, लागत लेखों और अन्य प्रलेखों से एकत्र की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं। अतः प्रबंध लेखापालक द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता और शुद्धता एक बड़ी सीमा तक इन मौलिक प्रलेखों की सत्यता और शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि कोई जानकारी वित्तीय और लागत लेखों में ही गलत है, तो उससे निकाले गए निष्कर्ष भी निश्चित तौर पर गलत होंगे। इसके बाद हम दूसरे बिंदु पर बात करें, जो कि है क्रियान्वयन में सततता और समन्वय, कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन। प्रबंधकीय लेखापालक द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अपने आप में महत्वहीन होते हैं जब तक उनका उचित प्रकार से क्रियान्वयन न किया जाए। अतः इसके लिए प्रबंध के सभी स्तरों पर सतत प्रयास और समन्वय की आवश्यकता होती है। आपने जो भी निर्णय निकाले हैं, यदि उन डिसीजंस को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो उन निर्णयों का कोई भी फायदा आपकी फर्म को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमको कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन बनाए रखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तीसरी जो परिसीमा है हमारे पास, वह है प्रबंध और प्रशासन का प्रतिस्थापन नहीं, नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका एस्पेक्ट ये है कि प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध और प्रशासन का प्रतिस्थापन नहीं है, यह तो प्रबंध की सहायता के लिए एक यंत्र मात्र है। प्रबंधकीय लेखा विधि का कार्य विभिन्न निर्णयों के लिए आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण है, किंतु निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित कराने का उत्तरदायित्व प्रबंध और प्रशासन का होता है। तो प्रबंधकीय लेखाविधि केवल आपको एक रास्ता प्रदान करती है, आगे का कार्य प्रबंध और प्रशासन के लिए करना पड़ेगा, यह कार्य आपका नहीं होता। इसके बाद हम अगले बिंदु की ओर जाएं, तो जो नेक्स्ट बिंदु हमारे लिए है वह है संबंधित विषयों का उचित ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो प्रॉपर नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स की हम बात करें, तो प्रबंधकीय लेखा विधि का जो उद्भव हुआ है, ऑरिजिन हुआ है, वो कई विषयों से, जैसे सांख्यिकी, प्रबंध सिद्धांत, अर्थशास्त्र, संख्यात्मक तकनीक, इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र इत्यादि के विकास के आधार पर हुआ है। अतः इन सभी विषयों का उचित ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही प्रबंध की लेखा विधि का उचित लाभ उठाया जा सकता है। यदि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको इन विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप प्रबंध की लेखा विधि को सुचारू रूप से प्रयोग कर सकें। इसके बाद जो हमारे लिए अगला बिंदु है, वह है व्यक्तिगत दृष्टिकोण और पक्षपात का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। इसके अंतर्गत प्रबंधकीय लेखा विधि द्वारा जो भी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, उनमें मानव निर्णय का तत्व शामिल होता है। सूचनाओं के संकलन से लेकर निर्वचन तक जिन व्यक्तियों की सेवाएं ली जाती हैं, उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और पक्षपातों का इन सूचनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने, समझने और निर्णय करने की क्षमता अलग अलग होती है, और इसका प्रभाव आपके प्रबंधकीय लेखांकन पर पड़ सकता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है परिसीमाओं के लिए, वह है विकासशील विषय, डेवलपिंग सब्जेक्ट। तो प्रबंधकीय लेखा विधि अभी अपनी विकास की अवस्था में है, और इसके विश्लेषणात्मक यंत्रों और तकनीकों में निरंतर विकास और सुधार हो रहा है। अतः एक यंत्र के रूप में इस लेखा विधि का प्रयोग सीमित रह जाता है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी और सुधार की संभावनाएं अभी हैं।
इसके बाद हम अगले बिंदु की ओर चलें, तो अगला बिंदु है हमारे पास, वह है खर्चीली व्यवस्था, एक्सपेंसिव सिस्टम। तो प्रबंधकीय लेखा विधि आपकी खर्चीली व्यवस्था है, एक्सपेंसिव सिस्टम है, क्योंकि प्रबंधकीय लेखा विधि अपनाने पर संगठन में बड़े पैमाने पर नियमों और व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए अधिक व्यय करने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप इसका प्रयोग बड़े स्तर के व्यवसायों द्वारा ही संभव है। छोटे व्यवसाय इसे आसानी से नहीं अपनाते, यदि अपनाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारा व्यय इस प्रणाली को अपनाने में करना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। तो प्रबंधकीय लेखा विधि अपनाने पर संगठन की जो कार्य व्यवस्था है और कार्य सोच है, उसमें बुनियादी बेसिकली चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, और प्रत्येक कार्य में उचित नियोजन, निर्णयन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, उसका निर्णय लें, एनालिसिस करें, उसका वैल्यूएशन करें। इसके कारण प्रारंभ में प्रबंध वर्ग, जो मैनेजमेंट वर्ग है हमारे पास, वह इसका मनोवैज्ञानिक रूप से विरोध किए जाने की संभावना रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काम जैसे चल रहा है हम उसको वैसे ही करना पसंद करते हैं, ना कि कुछ नए तरीके से। देन सेकेंड लास्ट जो लिमिटेशन है वह है विस्तृत क्षेत्र, वाइडर स्कोप। प्रबंधकीय लेखा विधि के विभिन्न उद्देश्यों तथा इसके कार्य क्षेत्र के बहुत अधिक विस्तृत होने के कारण इसके प्रयोग में कुछ कठिनाइयां और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन पर उचित ध्यान देकर ही इसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत है, तो आप इसमें लापरवाही ना करें। जो भी आपके उद्देश्य हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उनके अनुसार आप अपने कार्य को विस्तार दें। और लास्ट बिंदु है हमारे पास प्रबंधकीय प्रयास और दक्षता, मैनेजरियल एफर्ट्स एंड इफिशियंसी। प्रबंधकीय लेखा विधि के आधार पर जो निर्णय लिए गए हों, उनका सफल क्रियान्वयन तभी संभव होता है जब प्रत्येक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के लिए उचित प्रयास किए जाएं। इस दृष्टि से प्रबंधकीय लेखा विधि की सफलता प्रबंधकीय प्रयास और दक्षता पर निर्भर करती है कि मैनेजरियल एफर्ट्स कितने किए जा रहे हैं और उसमें कितनी इफिशियंसी है। तो इन सभी परिसीमाओं को यदि हम ध्यान से समझें तो ये परिसीमाएं काफ़ी हद तक हम दूर कर सकते हैं, बशर्ते शर्त यही है कि हम प्रबंधकीय लेखा विधि का प्रयोग सही तरीके से करें। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं प्रबंधकीय लेखा विधि की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो ये सभी परिसीमाएं थीं। आप सभी ने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।